चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। आज का जो लेक्चर होने वाला है आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री होने वाला है। और आपको पहले भी कितना बार बता चुके हैं कि 100 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स बायोलॉजी सबका 100 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया गया दिया जा रहा है, चाहे मैथ हो चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, टोटल का, ठीक है ना। यह 100 क्वेश्चन आपको 100% वर्किंग क्वेश्चन है। वर्किंग करने के बाद हम 2018 से अभी तक रोज हम मतलब हर साल दे रहे हैं ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और हर साल 80% प्लस से मैच करता है। आज भी हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो आप सोचो एक बार, अगर आपको 10 क्वेश्चन अगर एक चैप्टर का निकाल के दे दिया जाए, अगर 10 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर का निकाल के दे दिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, 10 में से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। सोचो एक बार कि 10 क्वेश्चन होता है भाई, अगर 10 क्वेश्चन आपको दे दिए उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। तो हम 100 क्वेश्चन अगर दे देंगे तो 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा मेरे दोस्त। उसके लिए आप निश्चिंत रहो, मेरे साथ बने रहिए। और यह लेक्चर नंबर 4 है। इससे मैंने पहले 3 क्लास मैंने ऑलरेडी इसका ले चुका हूं, यानी कि 30 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। वह लेक्चर जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना मेरे दोस्त। और यहाँ तक ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट का चल रहा है, डेली लाइव क्लास चल रहा है। 7 बजे नाइट में और 8 बजे नाइट में डेली क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। इंग्लिश का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्त, ठीक है ना। उसका भी टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, लेकिन टाइमिंग उसका भी एक फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 6 बजे या 5 बजे। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और क्लास शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में इसका पीडीएफ नोट्स लेना अति आवश्यक है। आप कितना हो पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स होना ही चाहिए, ठीक है ना। चाहे आप कितना हो महारथी बन जाइए। आपको पता है कि आप जिस जिस प्रकार से घर से अगर आप मार्केट जाते हो, जिस प्रकार से आप क्या करते हो, साइकिल अभी पकड़े हो, तो साइकिल का जरूरत अगर आप 5 रुपया देकर अगर पैदल जा रहे हो, 5 रुपया बचाने की वजह से पैदल जा रहे हो, ठीक है, तो आप सोचो इसमें समय कितना बर्बाद हो रहे हैं। आपको जो 5 मिनट में चल जाओगे, वह पैदल जाओगे तो कितना, 1 घंटा लगेगा। 1 आवर यानी कि 60 मिनट लगेगा। 5 रुपया बचाने की वजह से अगर 5 रुपया दोगे तो आपको 55 मिनट बचेंगे। तो आपको समय का महत्व है। उसी प्रकार से आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, नो डाउट, लेकिन उस बुक और उस नोट्स में आपका लैंग्वेज देखोगे समझ नहीं आएगा। भाई इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज है, इतना बड़ा बड़ा डिफिनीशन है, परिभाषा है, कैसे याद कर पाओगे, कितना क्वेश्चन याद कर पाओगे। आपके पास भी एक क्षमता होता है ना, हर एक स्टूडेंट के माइंड का एक क्षमता है। ऐसा नहीं कि इतना ना याद हो, उससे वोमिटिया हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से इतना ना याद नहीं हो पाएगा, कितना करोगे। एक सब्जेक्ट में ज्यादा खिंचा होगा तो 80 से 90 को आप शॉर्ट क्वेश्चन, 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर पाओगे। इससे ज्यादा याद हो ही नहीं सकता। तो उतना ही जब याद करना, तो इंपॉर्टेंट क्या है नहीं याद करेंगे किसी एक स्पोर्ट का, वो हम हर साल कर रहे हैं इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, इस लेक्चर का बकवास करने के लिए सॉरी, चलो 31 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए और डीएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या है, समझिए। आरएनए होता है एक कुंडलित, डीएनए द्विकुंडलित होता है। आरएनए क्या है, एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए में क्या होता है, आरएनए में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए में गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह क्वेश्चन पहले ही पढ़ा चुका हूं। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में, जबकि डीएनए हमारा गुणसूत्र में पाया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, आरएनए में अनुवांशिकी पदार्थ नहीं होता, जबकि डीएनए में अनुवांशिकी पदार्थ होता है। और इसी अनुवांशिकी पदार्थ के माध्यम से हम लोग यह पता कराते हैं कि किसका बच्चा है। होता है ना, कहते हैं, चलो डीएनए कराओ, चलो चेक कराते हैं, ठीक है ना, डीएनए जांच करवाओ भाई, हमारा बच्चा ना हो, तोर बॉयफ्रेंड के हो, हम ना रखबो। मतलब होता है, रियलिटी ऐसा है। तो वहां पे अनुवांशिकी बहुत काम आता है, डीएनए बहुत काम आता है। तो आरएनए डीएनए बहुत क्लियर है, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन 12 और 20 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलरता और मोललता दो चीज है, मोलरता और मोललता, ठीक है ना। तो मोलरता और मोललता में अंतर देखिए मेरे दोस्त क्या है। तो मोलरता और मोललता की बात कर रहे हैं। तो मोलरता में क्या है मेरे दोस्त, तो मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलरता क्या है, ताप पर निर्भर करता है, सबसे पहला पॉइंट। जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या होता है, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता, याद रखना। मोललता जो हमारा ताप पर डिपेंडेंट नहीं होता, निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, इससे एम द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन एम कौन,
तो कैपिटल एम द्वारा हम मोलरता को सूचित करते हैं और मोलरता को हम स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं। दूसरा का पॉइंट हो गया। तीसरा का पॉइंट क्या है? मोलरता जो होता है मोल पर लीटर होता है। मोलरता का इकाई जो होता है मोल पर लीटर, जबकि मोलरता का इकाई होता है मोल पर केजी। यह डिफिनेशन में ऑलरेडी मैं इस चीज को बता चुका हूं, क्लियर कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि मोलरता जो होता है मोलरता वह किसी एक लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या होता है। डिफिनेशन में बता रहा हूं मोलरता का। मोलरता क्या है? तो किसी एक लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। तो किसी एक लीटर, लीटर की बात क्या, विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या, तो मोल पर लीटर, इसलिए इसका इकाई क्या हो गया? मोल पर लीटर। और इसमें क्या होता है? किसी विलायक में घुले हुए किसी एक केजी विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की कुल संख्या, तो मोल पर केजी हो जाएगा, क्योंकि एक केजी की बात करता है, तो क्या होगा? मोल पर केजी इसका इकाई होता है। ठीक है, समझ में आया? अगला पॉइंट आपको क्या है मोलरता का? तो किसी, देखो अब डिफरेंस ने पूछ दिया, किसी एक लीटर विलियन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं, और किसी एक केजी विलायक में घुले हुए कुल विलय की मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन भी पूछ दिया। और ये क्वेश्चन देखो ऑलरेडी पूछा गया 2015 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भौतिक अधिशोषण में रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर क्या है, चलिए समझ के प्रयास कीजिए। इससे पहले आप पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। क्रैश कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लोग आ चुका है, मात्र 399 का क्रैश कोर्स है, जरूर ज्वाइन कीजिए। 399 में ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स है। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए। या नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, देखो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है, सबसे पहला पॉइंट। भौतिक अधिशोषण क्या? उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट। इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है। किसमें? भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान कम होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। क्या होता है? अधिशोषण ऊष्मा का मान अधिक होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? कई आणविक सतह का निर्माण होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण जो होता है उसमें बहुत सारे, कई मतलब बहुत सारे जो आणविक सतह होता है उसका निर्माण होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है? मतलब एक आणविक सतह का निर्माण होता है, एक आणविक सतह का। भौतिक अधिशोषण, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटती है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण घटती है, जबकि ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। क्योंकि आप बताओ, ताप बढ़ेगा, भौतिक अधिशोषण मतलब क्या हुआ? भौतिकी के बारे में। तो भौतिकी में कोई ऐसा चीज है, अगर आप तार है, वायर है, मान लेते हैं हमारे पास ये वायर है, दिख रहा होगा, ये वायर है, डाटा केबल है। अगर यहाँ पे ताप बढ़ा देंगे, तो ताप बढ़ने पर क्या होगा? इसकी चालकता घट जाएगी। इसलिए क्या होगा? इसका सिंपल, इसका क्या, भौतिक अधिशोषण घट जाती है, चालकता घट जाएगी। लेकिन रासायनिक अधिशोषण, जैसे चावल बना रहे हैं, चावल में हीट कर रहे हैं, चावल एक रासायनिक प्रक्रिया है। चावल में पानी डाल के उसको उबालते हैं तो भात बनता है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। तो अगर चावल पक रहा है, उसमें गैस को थोड़ा तेज कर देंगे, हीट ज्यादा करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जल्दी से पक जाएगा। पकेगा कि नहीं जल्दी? अब धीमे धीरे ताव रहेगा तो कहाँ से पकेगा? इसमें ताप बढ़ने पर रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है, रासायनिक में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन दो हो गया क्या? भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर दो हो गया ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 33 दो गो है तो कोई दिक्कत नहीं, 34 से वो ज्यादा है, कोई दिक्कत। 34 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त है क्या? क्वेश्चन कह रहे हैं आप पे, प्राशन दाब एवं विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रासरण और विसरण में अंतर आपको 2016 2021 के एग्जाम में पूछा गया। प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है? ठीक है मेरे दोस्त, तो प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है, इस चीज को समझने की आपको बहुत जरूरत है। तो प्रासरण क्या है? प्रासरण में जो होता है अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होता है। जो प्रासरण होता है उसमें अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होता है। अर्धपरागम में झिल्ली क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वैसा झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, लेकिन विलय के अणु नहीं हो सकता। जैसे कि पानी और चाय पत्ती, पानी और चाय पत्ती को मिलाते हो तो अधिक मात्रा में पानी मिलाते हो, चाय पत्ती को कम मिलाते हो, तो पानी वहां पे विलायक का काम किया, चाय पत्ती आपको विलय का काम किया। मैं आपको बता दूं, पानी और, देखो समझने की चीज है, पानी प्लस चाय पत्ती,
ठीक है ना। चाय पत्ती बना क्या, चाय। तो पानी आपका अधिक मात्रा में उपयोग किया, अधिक मात्रा में जो भी हमारा विलयन में जो अधिक मात्रा में उपयोग होता है उसको विलायक कहते हैं, और कम मात्रा में उसको विलय कहते हैं, और जो बना दोनों के घोल के बाद वो विलयन कहते हैं। तो अब बताओ ये विलायक और ये विलय, तो अगर आप छन्नी से छानते हो तो आर पर कौन होगा, तो पानी आर पर हो जाएगा, चाय तो ऊपर रह जाएगा। यानी कि वैसा झिल्ली जिससे विलायक के अणु को आर पार जाने देता है लेकिन विलय के अणु को नहीं जाने देता। ठीक है, वही प्रकार कहता है कि इसमें प्रासरण में क्या होता है, अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होता है, जबकि विसरण में अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि जब आपको पता है जहां पे अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होगा, जहां पे अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होगा तो वहां एक केवल विलायक काम करेगा, विलय नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसमें केवल विलायक ही जाएगा ना, क्योंकि उसका आवश्यकता पड़ रहा था केवल विलय। देखो इसमें क्या है, परासरण की प्रक्रिया में केवल द्रव अवस्था में होता है। द्रव अवस्था में इसलिए क्योंकि उससे विलायक जो होता है अधिकतम द्रव के रूप में होता है, विलायक अधिकतम द्रव के रूप में होता है, इसलिए द्रव अवस्था में होता है। जबकि इसमें तो अर्धपरागम में झिल्ली का आवश्यकता ही होता नहीं है, चाहे द्रव रहे, ठोस रहे, गैस रहे, क्या मतलब। क्योंकि आपको जहां पे अर्धपरागम में झिल्ली वहां पर द्रव होना चाहिए, क्योंकि द्रव ही विलायक होता है, तब ना अर्धपरागम में झिल्ली को पार करेगा। इसमें तो उसका आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में यह संभव हो सकता है। कौन, हमारा विसरण। अगला पॉइंट देखिए, प्रासरण क्या है, प्रासरण केवल विलायक के अणु गति करते हैं, बिल्कुल इसमें केवल विलायक के अणु गति करेंगे, क्योंकि इसमें अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता है भाई। तो अर्धपरागम में झिल्ली जहां है उसमें केवल विलायक होगा, विलय नहीं हो सकता। जबकि विसरण में आपको विलय और विलायक दोनों हो सकता है। आई मीन इसको एक साथ लिख सकते हो, विलयन की आवश्यकता होता है। विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाता है। इसमें क्या होता है, विलयन के दोनों विलयन के अणु गति करते हैं, आई मीन विलायक और विलय के अणु दोनों गति करते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विलयन की मोलरता क्या है। जो ने मस्ट या जस्ट ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं कि आपको अभी बताएं मोलरता की बात, क्या मोलरता, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। किसी 1 लीटर विलयन में, जस्ट बताया मैंने, विलयन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कि विलयन की मोलरता का। किसी 1 लीटर विलयन, मान लेते हैं हमारा शरबत लिए हुए हैं, शरबत, शरबत क्या है, 1 केजी शरबत लिए हुए हैं, 1 केजी शरबत लिए हुए, उसमें कह विलय की कुल मोलों की संख्या, उसमें शरबत में चीनी कितना घोले हैं वही डिपेंड करता है, क्योंकि 1 लीटर विलियन में भाई उसका एक अनुपात होगा जिसमें आपको पानी कितना, चीनी कितना, जिससे मीठा हो जाए। तो विलय आपका चीनी होगा, विलायक आपका पानी होगा, विलय प्लस विलायक मिलने के बाद शरबत बनता है ना, आई मीन विलियन बनता है। तो सीधा कहा किसी 1 लीटर विलियन, विलियन मतलब ये शरबत बन चुका है, क्योंकि शरबत में विलय और विलायक दोनों होता है, विलियन में विलय प्लस विलायक दोनों होता है। तो इसमें 1 लीटर विलियन में कह रहा है घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। अब इसमें कितना विलय घुला हुआ है, शरबत में चीनी घुलता है, तो कितना विलय घुला हुआ उसी को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है ना, इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। और एम का अगर हम विलय की मोलरता ज्ञात करना हो तो विलय की मोलों की संख्या अपन विलियन का आयतन लीटर में, आयतन लीटर में इसलिए क्योंकि ये केजी में बात करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ केंद्र क्या है। देखिए एफ केंद्र जो होता है मेरे दोस्त, ये आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, ये समझिए एफ केंद्र क्या है। जब क्रिस्टल में, जब क्रिस्टल में यहाँ पे ऋणायनिक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, जहां पे जैसे देखो रिक्तिका होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, इस प्रकार चलता है। ठीक है ना, आपको पता हो तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए यह गोला होता है, इसके साथ में सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। अब देखो आपसे क्या कहा, ऋणायनिक, ऋण मतलब क्या, माइनस, माइनस अगर मान ली यहाँ पे माइनस, इसको हटा दे, तो देखो माइनस जहां हटा उसके चारों तरफ प्लस होगा, हर एक माइनस के चारों तरफ प्लस, यहाँ पे माइनस था, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस, यानी कि जो भी हर एक माइनस के चारों तरफ प्लस, हर एक प्लस के चारों तरफ माइनस होता है। वही कहा गया जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तिका में, क्या ऋणायनिक मतलब जहां पे माइनस हो, निगेटिव,
ऋणात्मक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, ऋणात्मक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इसे एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। यानी कि हर प्लस के चारों तरफ माइनस होता है। यहाँ पे माइनस होगा, प्लस सॉरी माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि इस प्लस के चारों तरफ माइनस, देखो इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस। उसी प्रकार से यह माइनस के चारों तरफ प्लस होता है। इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे प्लस। जहां पर ऋणात्मक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसे हम एफ केंद्र कहते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरे कलर से मैं कुछ भर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है? और ये क्वेश्चन 2010, 21 और 23 के एग्जाम में पूछा गया है कि संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है। तो जो संक्रमण तत्व होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करता है, तो याद रखना संक्रमण तत्व भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि NS और ND इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में एक साथ भाग लेता है। क्योंकि संक्रमण तत्व जो होता है उसमें NS भी रहता है और ND भी रहता है, दोनों एक साथ भाग लेता है। क्योंकि आपको पता है कि डी ब्लॉक के तत्व जहां पे NS भी होता है, N का वैल्यू 3 होता है, 4 रहता है, 4 से कम नहीं। यानी कि NS और ND इलेक्ट्रॉन एक साथ भाग लेता है। संक्रमण तत्व में क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व होता है, यानी कि उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन डी उपकक्षक में प्रवेश करता है, डी उपकक्षक में प्रवेश करता है। आई मीन स्कैंडिनियम से लेकर जिंक तक के तत्व हमारा संक्रमण तत्व होता है, 21 से 30 तक के तत्व। तो 21 जैसे ही बढ़ोगे ना, यानी कि फिक्स है को आपका किस में जाएगा, तो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। क्योंकि आपको ज्यादा किसे आओगे, आपको कैल्शियम जैसे होता है, तो कैल्शियम सुनो समझो, कैल्शियम होता है 20, इसका परमाणु अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कैसे लिखोगे, आप ज्यादा किसे आओगे तो इसका लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कितना हुआ, 4 6 10 12 6 18। ठीक है, क्या हुआ समझो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल कितना हुआ इलेक्ट्रॉन 18, इसका क्या 20। आगे बढ़ोगे तो क्या लिखोगे 4s2 4s2। अब क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, या आपको 3 है ना, तो यहाँ पे 3 क्या लिखना पड़ेगा, 4s2 लिखने के बाद 3p होता है, तो 4s2 लिख दोगे, तो 20 तो अब पुर गया। जैसा ही अब कैल्शियम के साथ स्कैंडियम भरोगे, 20 तो पुर गया ना, दो इलेक्ट्रॉन जो 4 6 10 2 12 6 18 2 20, इसका 20 पुर गया। जैसे मान गए कैल्शियम की जगह हमारा स्कैंडियम हो, Sc स्कैंडियम 21 होता है, तो जैसे यहाँ पे 1s2 2s2 क्या हो जाएगा 2p6 3s2 3p6 4s2, तो 20 हुआ। आगे अब जैसे ही पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, तब डी में भागना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे 4d1 लिखोगे। ठीक है, डी में लिखोगे ना, आपको डी लिखोगे ना, जिस डी में जाओगे यानी कि डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल एक साथ भाग ले रहा है, इसी वजह से हमारा संक्रमण तत्व क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। संक्रमण तत्व भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि आपको पता है NS और ND इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में एक साथ भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सटकी दोष में फ्रेंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। सटकी दोष में फ्रेंकल दोष में अंतर क्या समझने का प्रयास कीजिए। देखो अंतर या डिफिनेशन बात हुई हुआ, सटकी दोष का डिफिनेशन पता है, फ्रेंकल दोष का डिफिनेशन पता है, डिफिनेशन लिख दीजिए, अंतर हो गया। दोनों का अलग अलग डिफिनेशन लिख दीजिए, अंतर हो गया, बात हुई है ना। देखो सटकी दोष क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब सटकी दोष ऐसे दोष होते हैं जिसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर बाहर गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जगह जब निकलेंगे तो फिक्स है वहां जगह खाली हो जाएगा। जैसे कि रूम है, ये हमारा रूम है, तो रूम में क्या है, इस सटकी दोष की बात कर रहा हूँ, इस रूम में बहुत सारा अवयवी कण है, बहुत सारा सामान हमारा क्या है, एक प्रकार से कण मान लेते हैं, समान है, तो इसमें से एक अवयवी कण को गायब कर दीजिए, गायब या बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालिएगा तो फिक्स है कि वहां पर जगह खाली हो जाएगा, यानी कि घनत्व घट गया क्योंकि उसका जगह खाली हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो, अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, इसमें अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। जैसे कि इसी रूम का एग्जाम्पल लेते हैं, इस रूम में बहुत सारे सामान है, सामान को अवयवी कण मान लेते हैं, तो कण है, उस कण को क्या करना है, उसी रूम में एक स्थान से दूसरे स्थान रखना है। मान लेते हैं हम यहाँ का यह रिमोट, जितना जगह हमारे टेबल पर छेका है, तो इसी
उठाकर हम कहीं दूसरे टेबल पर रखेंगे तो फिर उतना जगह छेकेगा ना, घट थोड़ी जाएगा घनत्व इसका, घनत्व जस के तस रहता है, लेकिन एक स्थान से यह कहाँ चला जाता है, अवयवी कण जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सट की तो उसका उपसंयोजक संख्या निम्न होता है। निम्न इसलिए होता है क्योंकि जब अवयवी कण बाहर निकलेगा तो घनत्व में कमी आएगा, घनत्व में कमी आएगा यानी कि उपसंयोजक संख्या भी घट जाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, फ्रेंकल तो इसमें उपसंयोजक संख्या उच्च होता है क्योंकि इसमें इसका घनत्व घटता नहीं है, अवयवी कण उसी जालक के अंदर रहता है, मतलब जालक बिंदुओं को छोड़ता है, क्रिस्टल वही रहता है लेकिन उसके अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सटकी दोष के घनत्व में कम हो जाता है क्योंकि अवयवी कण छोड़ के बाहर निकल गया, वहां जगह खाली हो गई, इसलिए घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। जबकि फ्रेंकल दोष के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता क्योंकि अवयवी कण उसी जालक, उसी क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थान में रहता है। जैसे कि इसी रूम का सामान किसी दूसरे कोना में रखा गया है तो घनत्व तो उतना ही है, घटा थोड़ी ना। ठीक है, इसलिए घनत्व में कमी नहीं आता। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना पड़ता है। अगल बगल के रूम वाले भी कहते हैं यार क्या चिल्लाते रहता है दिन भर, आप लोग के लिए गला भी बच चुका है। चलो अगला क्वेश्चन है, गालक और धातु मल में अंतर स्पष्ट कीजिए। गालक क्या, धातु मल क्या है? देखो देखो गालक में दोष होता है क्या है, अयस्क में उपस्थित अगलनीय शुद्धि को दूर करने के लिए जो गलनीय पदार्थ डाला जाता है। जैसे कि आप सोचो, अ, आप गेहूं के वो दौनाए हो कि नहीं? अरे गेहूं जो होता है ना, गेहूं जानते हो ना, गेहूं के दौनी तक करैले होगा। गेहूं गेहूं का दौनी कराने के बाद क्या होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत सारा गेहूं नीचे गिर जाता है, तो नीचे जब बाहर के लाया जाता है घर पे तो उसमें मिट्टी, बहुत सारा मिट्टी का ढेला रहता है, डगरा से फटकिएगा तैयो बाहर नहीं निकलता है, उसा दीजिएगा तैयो बाहर नहीं निकलता है। उस क्या वो उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, तो वो में कौन कौन सा अब ये है, एक तो आपको रख दिया उसमें गेहूं प्लस मिट्टी। अब इसको मिट्टी को बाहर करना है गेहूं से, तो क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ डाल देंगे, कुछ ऐसे पदार्थ डालेंगे जो मिट्टी को गला दे। तो इसका सिंपल है, पानी डाल दीजिए। लेकिन देखो यह तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आपको इस भाषा में कुछ ऐसे आपको एलिमेंट्स होते हैं जिसमें गलाने के लिए कुछ इसमें तेजाब डाल देते हैं, है ना? तो वही कहा गया, अयस्क में उपस्थित अगलनीय शुद्धि जो गला नहीं सकते हैं, तो उसमें ऐसे लिक्विड डाल दो जो उसको गला दे। तो अगलनीय शुद्धि को दूर करने के लिए भाई, उसी प्रकार से गेहूं में से मिट्टी को दूर करने के लिए, तो यहाँ पे अगलनीय शुद्धि क्या है, मिट्टी, इसको मान लेते हैं यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है ना? और अयस्क क्या है, अयस्क हमारा गेहूं है, गेहूं मान लेते हैं। तो गेहूं में उपस्थित मिट्टी को दूर करने के लिए, मिट्टी क्या अशुद्ध, अशुद्धि के, मिट्टी को दूर करने के लिए जो पदार्थ डाला गया, यानी कि जो गलनीय पदार्थ डाला गया उसे हम लोग गालक कहते हैं। तो क्या डालेंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है ना? तो सिंपल बात है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए, अगलनीय अशुद्धि को दूर करने के जो पदार्थ डाला जाता है उसे हम लोग गालक कहते हैं। अब धातु मल क्या है, तब देखो गालक कौन है, यहाँ पे पानी का काम किया गालक, ठीक है ना? तो क्या है गालक, गालक अगलनीय शुद्धि के साथ प्रतिक्रिया करके, देखो अब जो गालक पदार्थ हमने क्या डाला इसमें, पानी, पानी डालने की वजह से मिट्टी गल गया, गेहूं बाहर निकाल लिए, ठीक है ना? अब मिट्टी कहाँ किससे क्रिया किया, मिट्टी पानी से अभिक्रिया कर लिया और मिट्टी पानी में घुल गया, क्योंकि क्रिया किया तब ना घुला, अभिक्रिया किया तब ना घुला। देखो आप लोग बहुत सारा ऐसा क्रिया होता है जो आप लोग जानते हो लेकिन समझ नहीं पाते। तो मिट्टी किससे क्रिया किया, पानी से क्रिया किया और मिट्टी को गला दिया पानी, ठीक है? वही प्रकार से गालक जो है, गालक यानी कि पानी, अगलनीय शुद्धि को, अगल यानी कि मिट्टी, मिट्टी के साथ प्रतिक्रिया करके, अब इसको अभिक्रिया कर लिया, प्रतिक्रिया कर लिया, जिस गलनीय पदार्थ यानी कि जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है, किसका, अरे घोल का निर्माण करता है, मतलब खादों का निर्माण करता है, सीधा समझ लीजिए। पानी में जब मिट्टी घुलेगा तो क्या होगा, गंदा पानी है, तो यानी कि जिस पानी यानी कि जिस गलनीय पदार्थ का, यानी कि सीधा कहिए कि गंदा पानी का निर्माण किया उसे हम धातु मल कहेंगे, सीधे। देखो इजी बहुत है, गालक अगलनीय शुद्धि के साथ प्रतिक्रिया करके जिस गलनीय पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम लोग धातु मल कहते हैं। मल मतलब, मल में तो जानते हैं गंदा चीज, ठीक है, इस प्रकार से।
और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया 13 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मेरे दोस्त। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए अति आवश्यक हो जाएगा पीडीएफ नोट्स। ठीक है ना। फिर हमारा आज का क्लास, फिर आपको 10th का क्लास चलेगा। याद रखना 10th का क्लास डेली चल रहा है। बोर्ड एग्जाम बाई कुंदन सर चैनल का नाम है, जरूर आने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव को परिभाषित करे। तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1 लीटर सांद्रण वाले विलयन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। मेरे दोस्त कहा गया 1 लीटर सांद्रण वाले विलियन, 1 लीटर जो सांद्रण वाले विलियन में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा क्या है, 1 लीटर सांद्रण वाले विलियन में क्या करना है, विलियन में 298 केल्विन ताप देना है। तो 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव, इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। और यह ऑलरेडी 2014 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे साथ डेली क्लास में आइए और बहुत मजा आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो पीडीएफ नोट्स लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्रैश कोर्स आ चुका है, मात्र 399 का क्रैश कोर्स है ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, जिसमें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरा मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे, मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू भी पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका क्लास होगा, लाइव लेक्चर होगा, वीडियो लेक्चर होगा, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।